तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले अपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सोल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो में बात करने वाले शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन का जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर सबसे पहले चली जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला सुपर डुपर क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन द टर्म एल्केन। एल्केन क्या होता है, एल्केन की क्या डेफिनेशन होती है, और एल्कीन की क्या डेफिनेशन होती है, और कंजुगेटेड डाइन्स की क्या डेफिनेशन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर से यहाँ पे तीनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं एल्केन क्या है। अब एल्केन को जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब सर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है सर, और कार्बन का मतलब हो गया सर कार्बन हो गए। मतलब कि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं सर, उसी को बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्योंकि सर आपने बताया था जैसे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में CH4 लिखा था, तो जो हमारा CH4 एक तरीके का हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये जो है हमारे यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जो हमारे एल्केन होते हैं एक तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, या तो कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो होते हैं सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसी को बोलते हैं हम एल्केन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया CH4 बोल दिया। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से बनेगा, कार्बन लगा देंगे और कार्बन के साथ साथ इस तरीके से हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या हमारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सभी जगहों पे, तो इसको बोलेंगे क्या, हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ गए। अब इस हाइड्रोकार्बन को नाम क्या देते हैं, हम एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया कि जब कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं हम एल्केन बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिख दिया, मेथेन लिख दिया, एथेन लिख दिया। अब देख लीजिए दूसरा आ जाता है एल्कीन आ जाता है। एल्कीन का मतलब होता है कि जब हमारे कार्बन कार्बन के बीच हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम एल्कीन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया CH2 लिख दिया, डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, तो देख सकते हैं हमारे कार्बन कार्बन के बीच क्या डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, हम एल्कीन बोलते हैं। आइए अब समझ लेते हैं कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में। कंजुगेटेड डाइन्स समझने से पहले आपको जानना जरूरी है कि डाइन्स क्या होते हैं। डाइन्स का मतलब होते हैं जिसमें डाई का मतलब हो गया 2 और इंस का मतलब हो गया वही डबल बॉन्ड, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे उसको बोलते हैं डाई इंस बोलते हैं। और कंजुगेटेड का मतलब होता है कि जो क्या करता है कि अल्टरिंग मतलब चेंज करता है सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड से, मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को चेंज करता है, उसको बोलते हैं कंजुगेटेड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा कि कंजुगेटेड जो हमारे डाइन्स होते हैं इसमें क्या होता है कि 2 हमारे क्या होंगे इस तरीके से डबल बॉन्ड होंगे, और इस डबल बॉन्ड को एक हमारा सिंगल बॉन्ड क्या करेगा, सेपरेट करेगा, दोनों को अलग अलग रखने का काम करता है, उसी को बोलते हैं कंजुगेटेड डाइन्स बोलते हैं। तो वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई, कंजुगेटेड डाइन्स आर ए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हमारे जो कंजुगेटेड डाइन्स होते हैं एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इसमें लिखा है विच कंटेन 2 डबल बॉन्ड, जिसके अंदर 2 हमारे डबल बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों डबल बॉन्ड को एक हमारा सिंगल बॉन्ड क्या करता है, अलग अलग रखने का काम करता है, उसी को बोलते हैं क्या, कंजुगेटेड डाइन्स बोलते हैं। अब देख लीजिए एग्जांपल में वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख करके आप लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में, जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर में आता है, और यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो आइए समझा देंगे 4 क्वेश्चन कौन से बनते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन क्या होता है। तो यहाँ पे एल्केन का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन के बीच हमारे क्या होंगे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं एल्केन बोलते हैं। और यहाँ पे हैलोजिनेशन का मतलब समझ लेते हैं। हैलोजन का मतलब होता है वही हमारे जो क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, उसको बोलते हैं हैलोजन बोलते हैं। और एसन का मतलब होता है यहाँ पे एक तरीके की प्रोसेस होगी। तो हमारे जो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मतलब होता है जब हमारे एल्केन और हैलोजन आपस में रिएक्शंस करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हैलोजिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट मेरे पास एक एल्केन है, एल्केन में जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेथेन है। अब इस मेथेन का रिएक्शन करवा देते हैं हैलोजन के साथ करवा देते हैं। अब जैसे ही हैलोजन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, यहाँ का हमारा एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ के एक Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि CH3 बना लेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन क्योंकि मैंने निकाल दिया, और यहाँ से एक हमने Cl को निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे Cl2 था। अब एक Cl को हमने क्या किया कि इस वाले जगह पे लेके ऐड कर दिया, और यहाँ का एक हाइड्रोजन जो था, यहाँ का जो क्लोरीन था,
इन दोनों को आपस में ऐड करा दिया तो HCl बना दिया और दूसरा वाला यहाँ पे जुड़ गया, तो हमारा बन गया मेथिल क्लोराइड बन गया, जो एक तरीके का एल्किल हैलाइड होता है। तो जब हम क्या करते हैं, एल्केल का रिएक्शन करवाते हैं किसके, हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हैलोजिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरी भी डिफिनेशन लिख रखी है कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का मतलब होता है एक तरीके की ऐसी केमिकल रिएक्शन जब हमारे एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम हटते हैं और उसकी जगह पे हमारे जाकर के हाइड्रोजन एटम्स ऐड होते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, हैलोजिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब देख लीजिए एग्जांपल मैंने लिख दिया, एग्जांपल देख के आप लिख सकते हैं। देख लीजिए बात करेंगे टाइप्स ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो हमारी जो हैलोजिनेशन रिएक्शंस होती है 4 तरीके की होती है और ये चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई भी एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा क्लोरीनेशन आ जाता है, दूसरा ब्रोमिनेशन, तीसरा आयोडीनेशन, चौथा आ जाता है फ्लोरीनेशन आ जाता है। क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि जब हमारा क्या होगा कि जो एल्केन होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या CH4 एक तरीके का एल्केन है, अब इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हमारा बाहर निकलेगा और ये हमारा क्या करेगा, जो यहाँ पे रहेगा क्लोरीन रहेगा, Cl2 रहेगा। अब इसका एक हमारा Cl जो है ये हमारा बाहर निकलेगा और यहाँ पे बचता है एक Cl बचता है और यहाँ पे बचता CH3 बचेगा। अब ए वाला जो है इसकी जगह पे जाके ऐड कर लेगा तो हमारा बना लेगा क्या, CH3Cl बना लेगा और निकल जाएगा क्या, HCl बन के हमारा रिमूव आउट हो जाएगा। तो हमारा जो क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि जब हमारा एल्केन से एक हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और इसकी जगह पे हमारे जो क्लोरीन है इसके जगह पे जाके ऐड हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्लोरीनेशन बोलते हैं। अब ब्रोमिनेशन का मतलब होता है कि जब हमारे एल्केन से एक एटम हटेगा उसके जगह पे ब्रोमीन ऐड होगा तो उसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन बोलते हैं। उसी तरीके से आयोडीनेशन का मतलब होता है कि जब हमारे एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह पे जाकर के हमारा क्या है कि आयोडीन आके ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा फ्लोरीनेशन का मतलब होगा जब एक हाइड्रोजन हमारे एल्केन से निकलेगा उसकी जगह पे हमारा जाके फ्लोरीन ऐड कर जाएगा, उसको बोलते हैं हम फ्लोरीनेशन बोलते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है राइट द यूज ऑफ पैराफिन। पैराफिन का क्या यूज होता है, और एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक पूछा जाता है कि व्हाट इज पैराफिन, पैराफिन होते क्या है, और इसके बारे में आपने पहले भी देख लिया। तो पैराफिन को हम एल्केन भी बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला कि इसके बारे में आपने पहले देख लिया। तो पैराफिन का मतलब क्या होता है, एल्केन, और एल्केन का मतलब होता है कि जब हमारे क्या होंगे कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पैराफिन बोलते हैं, या उसको हम एल्केन बोलते हैं, जो एक तरीके के हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच हमारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, समझ गए। अब देख लीजिए बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। तो हमारा जो पैराफिन होता है इसका यूज जो होता है फ्यूल्स के रूप में यूज किया जाता है। फ्यूल्स के रूप में हमारे मेथेन यूज किए जाते हैं, ब्यूटेन यूज किए जाते हैं और प्रोपीन यूज किए जाते हैं, जो हमारे पेट्रोलियम में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। अगला है कि हमारा जो पैराफिन होता है इसका यूज जो होता है लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। अगर आपने क्या नाम है फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल किया होगा तो उसमें आपने इसका यूज भी किया होगा पैराफिन का। तो इसका यूज जो होता है लोशन को बनाने में किया जाता है, क्रीम को बनाने में किया जाता है और ऑइंटमेंट को बनाने में किया जाता है। और अगला है कि अगर हमारी स्किन ड्राई हो जाती है उसको मॉइस्चर निकलने में भी हमारा पैराफिन यूज किया जाता है, जैसे लोशन में यूज किया जाता है, ऑइंटमेंट में भी यूज किया जाता है। और इसका यूज जो होता है कॉन्स्टिपेशन मीन्स कि कब्ज को ठीक करने में भी किया जाता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते क्या है, इसके बारे में बताना, और किसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, एल्केन्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है। और यहाँ से भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, हाइब्रिड और जिनेशन। तो हाइब्रिड का मतलब होता है किसी 2 या 2 से अधिक चीज़ों का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे जिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस। तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एक तरीके की मिक्सिंग प्रोसेस होती है, एक तरीके की कॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और एक नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इस पूरे फिनोमिना मतलब इस पूरे प्रोसेस या इस पूरे घटना को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास मेथेन है
अब इस मेथेन में क्या होता है, एक कार्बन से हमारे 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो इसका जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वह हमारा sp3 होगा। देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, तो आप बताएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्बिटल जो एक s ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है और 3 p ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे s का मतलब हो गया हमारे सिंगल s ऑर्बिटल और p3 का मतलब हो गया 3 हमारे p ऑर्बिटल, तो एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, जब ये तीनों आपस में कंबाइन मतलब चारों कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाने का काम करते हैं। अब देख लीजिए बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया कि जो हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, टेट्राहाइड्रल शेप बनाते हैं। टेट्राहाइड्रल मतलब कि एक ऐसे त्रिभुज जैसा शेप बनाते हैं और इसमें जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के बीच जो एंगल होता है वह हमारा 109.5 डिग्री का होता है। और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने मतलब बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप सिंपल से ये लिख देंगे। अब देख लीजिए बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया जो हमारे E1 रिएक्शन होते हैं और E2 रिएक्शंस होते हैं, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देना, इसकी डिफिनेशन देनी है और इसके साथ साथ बताना कि जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, और हमारे जो E1 रिएक्शन होते हैं E2 रिएक्शन होते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे E1 E2 रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट का अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमारा यही वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे। कोई क्वेश्चन आप पढ़ें या ना पढ़े, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से ही पढ़ के एग्जाम में जाने हैं। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते किसको हैं। तो आप सिंपल तरीके से बताएंगे कि एलिमिनेशन जो होता है हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एलिम और एशन। एलिम का मतलब होता है क्या, रिमूव, और एशन का मतलब होता है प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है एक तरीके की ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें 2 एटम्स या 2 ग्रुप जो होते हैं किसी एक मॉलिक्यूल से हमारे रिमूव होते हैं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, CH लिख दिया, CH2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया Cl लगा दिया, और मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ पे और लगा दिया बैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ये क्या होगा, हमारा हैलाइड हो जाएगा, एल्किल हैलाइड होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल हैलाइड हो जाएगा। अब इस एथिल हैलाइड का रिएक्शंस करवा देते हैं हम किसी एक वीक बेस से करवा देते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस से करवा देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस मान लीजिए NaOH से हमने करवा दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। इसमें क्या होगा कि हमारे 2 एटम्स जो होंगे किसी एक मॉलिक्यूल, मतलब कि जो हमारा एल्किल हैलाइड का जो एक मॉलिक्यूल्स पूरा है इसमें से एक हमारा एटम्स यहाँ से रिमूव होगा, एक एटम्स यहाँ से रिमूव होगा। जब ये दोनों आपस में रिमूव हो जाएंगे तो हमारी कार्बन की बैलेंसी बिगड़ जाएगी, और कार्बन की बैलेंसी बनाने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे हमारे डबल बॉन्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा CH2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। तो वही लिखा गया कि एलिमिनेशन रिएक्शंस का मतलब होते हैं जब किसी एक मॉलिक्यूल से 2 एटम्स रिमूव होते हैं और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अभी मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं तो आपको और डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया, दूसरी भी डिफिनेशन मैंने लिख रखी है। तो यहाँ पे लिखा गया इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मतलब कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है एक तरीके का ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। इसमें जो 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होगा Cl हो गए और हाइड्रोजन हो गए, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या करेंगे, एक हमारे मॉलिक्यूल से रिमूव होंगे और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। इसी को बोल देते हैं क्या, एलिमिनेशन रिएक्शंस बोल देते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए आगे लिखा गया कि एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल देख करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। आपको थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है जो हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा एक तरीके का सैचुरेटेड मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्किल हैलाइड है, मतलब कि इसमें सभी जगह क्या सिंगल बॉन्ड है। अब इसका रिएक्शन करवा देते हैं एक वीक बेस से करवा देते हैं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया था, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया था। ठीक है, आप जो भी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का भी कर सकते हैं, आप वीक बेस का भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे तो हमारा E2 रिएक्शंस में आ जाएगा। और जो हम आप यूज करेंगे क्या, आप करेंगे वीक, आप क्या करेंगे वीक बेस का यूज करेंगे, तब वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा E1 रिएक्शंस आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे क्या किया, हमने क्या किया, जो हमारा एल्किल हैलाइड है इसका रिएक्शन करवा दिया H2O मतलब वीक बेस से करवाया। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ का Br निकलेगा और यहाँ का एक हमारा क्या निकलेगा, ए हाइड्रोजन निकलेगा। अब जब ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, कार्बन की वैलेंसी बिगड़ जाएगी। तो इसकी वैलेंसी को बराबर रखने के
के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पूरे रिएक्शंस को बोल देते हैं क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। और यार आप सिंपल तरीके से बता के लिख सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन से एक ऐसी रिएक्शन होती है जब किसी एक मॉलिक्यूल से दो आइटम्स रिमूव होते हैं और हमारा सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब देख लीजिए बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो हमारी जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी ईवन रिएक्शन होती है, एक हमारी होती है E2 रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम E1 रिएक्शंस के बारे में। अब E1 रिएक्शन जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे E और 1 का मतलब क्या होता है। तो E का मतलब होता है एलिमिनेशन और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। एलिमिनेशन का मैंने मतलब बताया कि जब क्या हुआ, किसी एक मॉलिक्यूल से दो आइटम रिमूव होते हैं, अब जैसे ही दोनों आइटम रिमूव हुई बैलेंसी बिगड़ने लग जाएगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो उसी को बोल देते हैं क्या, एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव होना, तो ये दोनों रिमूव हुए डबल बॉन्ड बन गया, तो उसी को बोल दिया सर क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। सर ना आपने बड़ा ही सिंपल तरीके से बता दिया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि यूनिमॉलिक्यूलर आ जाता है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, मॉलिक्यूलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, यूनिमॉलिक्यूलर बोलते हैं। अब देख लीजिए जो हमारा E1 रिएक्शंस का मतलब क्या हो जाएगा। तो हमारा जो E1 रिएक्शंस होता है एक तरीके का एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है, जिसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सिर्फ हमारे एल्किल हैलाइड मींस की सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम बोलते हैं क्या, E1 रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से ऐसे बता देंगे। जो हमारा E1 रिएक्शंस होता है ये हमारा क्या होता है कि यूनिमॉलिक्यूलर होता है, जिसके वजह से ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। और जो हमारा E1 रिएक्शंस होता है ये हमारे दो स्टेप में होने वाली, दो स्टेप में होता है, और ये जो रिएक्शंस होती है वह हमारे वीक बेस के प्रेजेंस में होती है और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल को मैं लेके चलूँ, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड है, मान लीजिए मैंने लिख दिया क्या, CH3 लिख दिया, कार्बन लगा दिया, CH3 लगा दिया, यहाँ पे एक हमने लगा दिया Cl लगा दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्किल हैलाइड हो गया। अब देख लीजिए E1 रिएक्शन में मैंने बोला कि E1 रिएक्शन जो होता है एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसी एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को बोलते हैं हम E1 रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शंस करवा देते हैं हम एक वीक बेस से करवा देते हैं, और वीक बेस पे मैंने जैसे मान लीजिए ले लिया H2O हमारा एक तरीके का वीक बेस होता है। तो अब इसका रिएक्शन जो होता है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करवाते, तो मैंने ये भी बोला। अब जैसे रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ का एक हमारा Cl निकलेगा, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है, जैसे मैंने इस तरीके से भी इसको लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा। अब जैसे ये दोनों चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, कार्बन की बैलेंसी बिगड़ने लगती है। अब कार्बन की बैलेंसी बिगड़ेगी मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ला देंगे तो कार्बन की बैलेंसी हमारी क्या हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, CH3 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, कार्बन लगा देंगे, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर कर देंगे CH3 कर देंगे। अब देख लीजिए इसकी बैलेंसी पूरी नहीं है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे 1 2 3 ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे। तो वही होता है E1 रिएक्शन में क्या होता है कि जब हमारा एल्किल हैलाइड से दो हमारे आइटम्स निकलेंगे, और दो आइटम्स जैसे निकलते हैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो रिएक्शंस होता है वह हमारे वीक बेस के प्रेजेंस में होता है और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, E1 रिएक्शंस बोलते हैं। और जो E1 रिएक्शंस होता है ये हमारा क्या करता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि ये हमारा क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होता है। यूनिमॉलिक्यूलर कहने का मतलब होता है ये सिर्फ क्या करेगा, जो एल्किल हैलाइड होता है इसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, E1 रिएक्शंस बोला जाता है। समझ गए सारी चीजें। तो आप ये सारी चीजें देख करके यहाँ से लिख सकते हैं, सारी चीजें मैंने लिख दिया है, और इसकी जो नोट्स है ट्रिक फार्मेसी ऐप पे अपलोड भी कर दी गई है, जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा करके आप आराम से पढ़ सकते हैं सारी चीजें वीडियो लेक्चर को देख कर। अब देख लीजिए बात करेंगे E1 रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में। तो मैंने पीछे ही अभी आपको बताया था कि जो हमारा E1 रिएक्शंस होता है वह हमारे दो स्टेप में होता है। इसमें हमारा पहला स्टेप आ जाता है, दूसरा स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो आप लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे सर, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन,
कार्बोकटायन। तो सर पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। तो सर थोड़ा बता दीजिए कार्बोकटायन का मतलब होता क्या है। तो कार्बोकटायन का मतलब होता है जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको बोलते हैं हम कार्बोकटायन बोलते हैं। तो देख लीजिए इसमें होता क्या है, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो मान लीजिए मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है, अब इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, करवाएंगे पहले स्टेप में। तो जो चीजें मैंने यहाँ पे रिएक्शंस आपको अभी बताए थे, पीछे मैंने बताया था जो रिएक्शन, वही रिएक्शंस हमारी हुई कैसे यहाँ पे उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, तो मान लीजिए मेरे पास एल्किल हैलाइड है, अब इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन करवा देते हैं बेस के साथ करवाते हैं। अब जैसे ही मैंने बेस के साथ रिएक्शंस करवाए, यहाँ से क्या होता है, ये Br जो होता है यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा, तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तुरंत क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा, कार्बन CH3 इस तरीके से बना लेगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। मतलब कि Br क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा, मतलब कि कार्बन की बैलेंसी बिगड़ गई, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी पूरे को क्या बोलते हैं, हम कार्बोकटायन बोलते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर सर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए इसको बोल देंगे कार्बोकटायन बोल देंगे। अब देख लीजिए वही मैंने बोला कि स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। और होता कैसे है कि यहाँ से Br हमारा जो होगा, मतलब कि जो हमारा हैलोजन ग्रुप होता है ये हमारे एल्किल हैलाइड से रिमूव होगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन बोलते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई, इसको देख करके यहाँ से आप लिख सकते हैं, समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी गई हैं इसी को मैं दूसरे स्टेप में लिख लूंगा। यहाँ पे दूसरे स्टेप में सर ये होता है कि जो हमारा कार्बोकटायन बना था, यहाँ पे कार्बोकटायन पहले लिख लेते हैं भैया, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत। तो यहाँ पे कार्बोकटायन को मैंने लिख दिया। अब इस कार्बोकटायन का रिएक्शन क्या हो रहा था, बेस के मतलब कि बिग बेस के प्रेजेंस में हो रहा था। अब बिग बेस के प्रेजेंस में हो रहा था तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, मतलब कि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो यहाँ का जो प्रोटॉन है, मतलब कि जो हाइड्रोजन आयंस है, ये हमारा यहाँ से रिमूव होगा। अब ये यहाँ से रिमूव होगा मतलब इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इस बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बना लेगा क्या, H3O बना लेगा, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। अब हाइड्रोनियम आयन यहाँ तो बनना तो बन गया, अब लेकिन यहाँ मामला फंसता है, यहाँ पे यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया, मतलब बैलेंसी और ज़्यादा बिगड़ गई। अब बैलेंसी बिगड़ेगी मतलब CH3 आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, इस तरीके से CH3 आ जाएगा और यहाँ पे CH2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का एक H निकल चुका है। अब इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो फर्स्ट वाली आती है, एलिमिनेशन फर्स्ट रिएक्शन आती है, उसमें आपने यही पढ़ा कि जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है, उसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं बेस के प्रेजेंस में कराते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करवाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल से दो आइटम्स निकलते हैं। तो एक आइटम जो होता है स्टेप फर्स्ट में निकलता है और दूसरा आइटम जो होता है स्टेप सेकंड में निकलता है, और हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सर, उसी को बोलते हैं तो हम क्या, इवन रिएक्शंस बोलते हैं। समझ गए सारी चीजें। तो सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई, आप छाप लीजिएगा। अब देख लीजिए बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ E1 रिएक्शंस के बारे में। मतलब कि जो हमारा E1 रिएक्शंस होता है इसमें एल्किल हैलाइड की क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है। तो अभी आपने जो देखा था यहाँ पे, आपने टर्सरी एल्किल हैलाइड के बारे में देखा था, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तभी आपने इसके बारे में देखा। मतलब कि इसको टर्सरी एल्किल हैलाइड इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, टर्सरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो हमारी जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की होती है, फिर हमारी प्राइमरी एल्किल हैलाइड की होती है। तो ये चीज़ें आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए बात करेंगे इसके काइनेटिक्स ऑफ E1 रिएक्शंस के बारे में। मतलब कि जो हमारा E1 रिएक्शंस होता है वो किस काइनेटिक को फॉलो करता है। तो मैंने पीछे ही बताया था कि जो हमारा E1 रिएक्शंस होता है इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शंस इसका कैसा होगा, मतलब कि ये हमारा जो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। सर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ही क्यों फॉलो करता है, तो आप बताएंगे क्या कि ये हमारा यूनिमॉलिक्यूलर होता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर इसको यूनिमॉलिक्यूलर की वजह से हम इसको क्यों बोल दे रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगा। तो आप लास्ट जवाब उसको यही दोगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिर्फ एल्किल हाइलाइड मीन्स की सबस्ट्रेट पे ही ये हमारा रिएक्शंस पूरा डिपेंड करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम
कि ये जो रिएक्शंस होती है हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। तो मैंने पीछे ही आपको बताया था कि इस तरीके से मैंने लिख के भी बताया कि हमारा जो इवन रिएक्शंस होता है इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है ये सिर्फ एल्किल हैलाइड मतलब कि एक हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड मतलब कि एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। तो ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। और यहाँ पे रेट इज इक्वल टू हो जाएगा एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल हैलाइड जितना ज्यादा बढ़ेंगे वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। अब देख लीजिए बात करेंगे E2 रिएक्शंस के बारे में। और जो E2 रिएक्शंस होती है यह भी एक तरीके की हमारी मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है ये हमारे एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बेस के ऊपर मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसी को बोलते हैं हम क्या, E2 रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा E2। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि हमारा जो E2 रिएक्शंस होता है एक तरीके का एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वह हमारे सबस्ट्रेट मींस की एल्किल हैलाइड के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल मींस की स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है E2 रिएक्शंस बोला जाता है, क्योंकि E का मतलब होता है एलिमिनेशन होता है, 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर, मतलब कि जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को मतलब कि आइडेंटिफाई करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। इसमें एक होता है हमारा एल्किल हैलाइड होता है, एक होता है हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं जो हमारा E2 रिएक्शंस होता है एक ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, या बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। उसको बोलते हैं हम क्या, E2 रिएक्शंस बोलते हैं। अब देख लीजिए जो हमारा E2 रिएक्शंस होता है ये हमारा एक ही स्टेप में होता है, लेकिन अभी आपने पढ़ा था E1 रिएक्शंस के बारे में, वो हमारा क्या होता था, 2 स्टेप में होता था। ये सारी चीजें पढ़ा था। अब देख लीजिए यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं E2 रिएक्शंस के बारे में, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके दिमाग पागल कर देंगे। तो आइए बात करते हैं E2 रिएक्शंस के इसके मतलब एग्जाम्पल के बारे में। तो आप एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा सा दे सकते हैं। तो इसमें आप मान ले लीजिए आपके पास है प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड ले लेंगे। अब इस प्राइमरी एल्किल हैलाइड का रिएक्शंस करवा देते हैं किसके साथ, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। लेकिन जो हमारा E1 रिएक्शन होता था उसमें हम क्या करते थे, हम वीक बेस का यूज करते थे। लेकिन जो हमारा E2 रिएक्शंस रहेगा इसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे। आप NaOH का भी यूज कर सकते हैं, आप KOH का भी यूज कर सकते हैं। और जो टेम्परेचर होता है इसमें भी हाई टेम्परेचर देते हैं, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है कि इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। जो हमारा E2 रिएक्शंस होगा इसमें जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा इसमें से हमारे 2 मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, एक यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया तब भी सही है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से Cl रिमूव होगा और इन दोनों की बैलेंसी बिगड़ जाएगी, मतलब कार्बन कार्बन के बीच बैलेंसी बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। तो यही तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन में सर पढ़ रहे हैं कि जब एक मॉलिक्यूल से 2 एटम्स रिमूव होते हैं और तब जाकर के हमारे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो रहा है इसलिए इसको बोलेंगे क्या, E2 रिएक्शंस बोलते हैं। और E2 रिएक्शन जो होता है यह हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है और जो हमारा बेस होता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देख लीजिए यहाँ पे समझिएगा जो हमारा Cl निकला था यहाँ के NaH को लेके यहाँ से फरार हो जाता, बना लेगा क्या, NaCl बना लेता और यहाँ का जो OH निकला था और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला था ये क्या बना लेगा, H2O बना लेता है। समझ गए। तो यही सारी चीजें होती है, मतलब कि एक स्टेप में रिएक्शंस होती है, अदर स्टेप में नहीं होती। मैकेनिज्म में भी आप यही सारी चीजें उठा के लिख देंगे, आपका सही हो जाएगा। एग्जाम्पल में भी आप यही डाल दीजिएगा, समझ गए। अब देख लीजिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में। तो हमारी 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होती है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की होती है, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जो हमारी प्राइमरी जो हमारे E1 रिएक्शन होता था इसमें उल्टा होता था, इसमें 3 की पहले थी, फिर 2 की थी, फिर 1 की थी। लेकिन इसमें जो E2 रिएक्शन होता है इसमें 1 की सबसे ज्यादा होती थी, इसीलिए मैंने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का यहाँ पे एग्जांपल भी बताया, ठीक है। तो वही सारी चीजें आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए बात करेंगे इसमें काइनेटिक्स के बारे में, मतलब जो E2 रिएक्शंस होता है ये हमारे किस काइनेटिक को फॉलो करता है। तो आप बता देंगे कि जो हमारा E2 रिएक्शंस होता है ये हमारा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। अब कोई पूछता कि क्यों ये हमारा सेकंड
ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, आप बताएंगे, क्योंकि ये हमारा बाई मॉलिक्यूलर होता है। बाई मॉलिक्यूलर कहने का मतलब होता है कि ये हमारा जो होता है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। E2 रिएक्शन जो होता है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक एल्किल हैलाइड के ऊपर मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा कि हमारे स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स की जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक बोला जाता है। मीन्स की एल्किल हैलाइड जितना ज़्यादा होगा, बेस जितना ज़्यादा होगा, उसकी मतलब कि जो काइनेटिक्स होगी उतनी हमारी क्या होगी, उसकी क्या होगी, फास्ट होगी। समझ गए सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो मैंने बोला कि मैकेनिज्म में आप यही वाला चीज़ें लिख देंगे, जो चीज़ें अभी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये चीज़ें, इसी चीज़ों को बस क्या करेंगे, आप यहाँ पे छाप देंगे तो वही हो जाएगा। तो इसमें लिखा गया कि जो हमारा E2 रिएक्शंस होता है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, हमारे जो एक प्रोटॉन रहेगा उसको लेके रिमूव हो जाएगा। मतलब कि जो यहाँ पे हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में जो हमारा बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन का एक हाइड्रोजन निकलेगा, और जो हमारा यहाँ पे KOS था, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस था, यहाँ का हमारा जो OS था, हाइड्रोनियम आयन था, ये इन दोनों को लेके मतलब ये दोनों आपस में मिलकर फरार हो जाएंगे, मतलब H2O बना करके निकल जाएंगे। अब जो हमारा अल्फा कार्बन बचता है, अल्फा कार्बन पे जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लगा था, ये हमारा क्या हुआ कि एक जो हमारा के था, इसको लेके हमारा क्या बना लेंगे, के एक्स बना लेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिख उठा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी बैलेंसी बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल गया है और ये भी निकल गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी बैलेंसी बिगड़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, E2 रिएक्शंस बोल देते हैं। अब देख लीजिए, आगे आ जाता है E1 और E2 रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होती है, और 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, और 10 मार्क्स में तो पूछे ही गए हैं। तो देख लीजिए, जो हमारे E1 रिएक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया भी है, ठीक है। जो हमारे E1 रिएक्शन होते हैं, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, ये हमारे सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन्स की एक एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और देख लीजिए, जो हमारा E2 रिएक्शंस होता है, इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। बाई मॉलिक्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड के ऊपर और हमारे जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं इनके ऊपर डिपेंड करती है। अब देख लीजिए, जो हमारा E1 रिएक्शन होता है, इसमें एक स्टेप में मैकेनिज्म होती है, सॉरी 2 स्टेप में होती है, और जो हमारा E2 रिएक्शन होता है, इसमें सिर्फ एक स्टेप में मैकेनिज्म होती है। अब इसमें देख लीजिए, रेट जो होता है, रेट इज इक्वल टू होता है KRX होता है, मतलब एल्किल हैलाइड होता है, और इसमें रेट इज इक्वल टू होता है RX, मीन्स की एल्किल हैलाइड होता है, और जो हमारे बेस होते हैं ये होते हैं। अब देख लीजिए, इसमें वीक बेस का यूज करते हैं और हीट का यूज करते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं और हीट का यूज करते हैं। जो हमारे E1 रिएक्शन होती है, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, पहले स्टेप में होता था, लेकिन E2 रिएक्शंस में कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे एक ही स्टेप में पूरा कंप्लीट हो जाता है। और देख लीजिए, E1 रिएक्शन होता है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन हमारा जो E2 रिएक्शंस होता है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो अब देख लीजिए, बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शंस के बारे में। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है हमारे सबस्ट्रेट आ जाता है, मतलब कि जो डिफरेंट तरीके के जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं, जैसे हमारे आ जाते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाते हैं, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के जो एल्किल हैलाइड होते हैं, वो हमारे जो E1 रिएक्शन होते हैं और E2 रिएक्शंस होते हैं उसको अफेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे हमारे E1 रिएक्शंस में हमारे जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद 2 डिग्री की होती है, फिर हमारे 1 डिग्री की होती है। लेकिन हमारे E2 रिएक्शंस में जो होती है 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, तब जा करके हमारे 3 डिग्री की होती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेस के बारे में। तो हमारे जो बेस होते हैं यह भी हमारे E1 और E2 रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि जो हमारे E1 रिएक्शन होते हैं उसमें हमारे वीक बेस यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जो E2 रिएक्शंस होते हैं इसमें हमारे स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किए जाते हैं। अब देख लीजिए, बात करते हैं हम सॉल्वेंट के बारे में। तो हमारे सॉल्वेंट भी क्या करते हैं, हमारे E1 और E2 रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे जो सॉल्वेंट होते हैं E1 रिएक्शंस में हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे वाटर यूज़ किए जाते हैं, अल्कोहल यूज़ किए जाते हैं। और लेकिन हमारे जो E2 रिएक्शंस होते हैं इसमें हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते किसको हैं और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो हमारे जो E1 रिएक्शन होते हैं इसमें हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, जैसे वाटर और अल्कोहल। लेकिन
जो हमारे A2 रिएक्शंस होते हैं इसमें हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन हमारे यूज किए जाते हैं। अब देख लीजिए बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर भी क्या करता है, E1 और E2 रिएक्शंस को अफेक्ट करने का काम करता है। जो हमारे E1 रिएक्शन होती है और जो E2 रिएक्शन होती है दोनों में मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 50 डिग्री टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब देख लीजिए बात करेंगे लिविंग ग्रुप के बारे में। तो जो हमारे गुड लिविंग ग्रुप होते हैं जैसे हमारे क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, ठीक है, आपने देखा था एल्किल हैलाइड में, तो हमारे ये सारी चीज़ें ऐड रहती हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारी ऐड रहती है तो हमारे जो E1 रिएक्शन होता है, E1 और E2 रिएक्शंस होते हैं वो हमारे फैसिलिटेटर होते हैं, अच्छे तरीके से होते हैं। तो अगर आपको इसके नोट चाहिए तो ट्रिक फार्मेसी ऐप को जाकर के तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए और उड़ान बैच को जाकर के तुरंत ही ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब देख लीजिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज सर्जप रूल। सर्जप रूल क्या होता है, 2 नंबर में पूछे जाते हैं और 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो सर्जप रूल होता है इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर एम जर्ट्सव ने दिया था और एक तरीके के रूसियन केमिस्ट थे। अब देख लीजिए जो हमारा सर्जप रूल होता है इसको हम बोलते हैं जर्ट्सव रूल भी बोलते हैं। जर्ट्सव रूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर एम जर्ट्सव ने, इसको डिस्कवर किया था। अब देख लीजिए इनके अकॉर्डिंग मतलब इन्होंने क्या कहा था, इस रूल्स में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बोला था कि जब किसी एक एल्किल हैलाइड में 2 या 2 से अधिक हमारे क्या हो बीटा कार्बन प्रेजेंट हो। अब उस बीटा कार्बन में क्या होगा, इट एन एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब कि इसमें क्या होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी और ये क्या करेंगे हमारे 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। और जो 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, अब कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बना है, कौन सा हमारा माइनर प्रोडक्ट बना है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी हमारा रूल्स दिया गया था उसको बोलते हैं क्या, सर्जप रूल बोलते हैं। तो वही लिखा गया व्हेन एल्किल हैलाइड हैव 2 or more बीटा कार्बन प्रेजेंट एन एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्म 2 प्रोडक्ट, सो सर्जप रूल इज यूज्ड इन द केस ऑफ आइडेंटिफाई द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या तरीके का एल्किल हैलाइड है। अब इस एल्किल हैलाइड में हमारे 2 बीटा कार्बन है, तो एक इस साइड बीटा कार्बन प्रेजेंट है, एक हमारा इस साइड बीटा कार्बन प्रेजेंट है। अब अगर किसी एल्किल हैलाइड के अंदर 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट रहते हैं तो वहां पे क्या बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब वहां पे जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी को पता करने के लिए जो भी रूल्स दिए गए थे उसको बोलते हैं क्या, सर्जप रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन है जो तरीके का हमारा एल्किल हैलाइड है। अब इसके अंदर 2 बीटा कार्बन है। अब 2 बीटा कार्बन देखिए यहाँ पे होता क्या, तो यहाँ पे पहले क्या होता है कि यहाँ का जो हमारा बी आर है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही है, तो यहाँ का बी आर क्या होगा, यहाँ से हमारा रिमूव होगा, यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा तुरंत, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही है। तो यहाँ पे जैसे निकलेगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ का जो हमारा CH2 है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन चला जाएगा हमारा यहाँ पे, तो हमारा बना लेगा क्या, CH3 बना लेगा, तो CH बना लेगा, और यहाँ पे चला गया था बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड CH2 बना लेगा, CH बना लेगा, CH3 बना लेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब 2 ब्यूटेन यहाँ पे बन गया, मतलब कि यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, 80% प्रोडक्ट हमारा ए बनेगा। अब देख लीजिए दूसरे केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्या होता है कि जो हमारा CH3 था, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलेगा और चला जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ का Br हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो बना लेगा क्या, CH3 बना लेगा, C बना लेगा, CH2 बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेगा, तो 1 ब्यूटेन बनाएगा। तो यहाँ पे 2 ब्यूटेन, यहाँ पे 1 ब्यूटेन, और ये हमारा कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा 20% बनेगा। और इसको मेजर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि 2 सब्स्टिट्यूट है, 2 जगह से सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक साइड से ही सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इस वाले साइड से। समझ गए सारी चीजें, मतलब कि यहाँ पे एक चीज रिमूव हो सकती है, इसकी जगह पे दूसरा चीजें आके ऐड हो सकती है। लेकिन इसमें जो 2 ब्यूटेन लिखा गया है, इधर साइड से भी रिमूव हो सकता है, इधर साइड से कोई भी चीजें रिमूव हो सकती है, इधर भी कोई भी चीजें आके ऐड हो सकती है, और इधर भी कोई चीजें आके ऐड हो सकती है। तो सर्जप रूल कहता है कि अगर किसी भी एल्किल हैलाइड के अंदर 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट देंगे, एक मेजर प्रोडक्ट देगा, एक माइनर प्रोडक्ट देगा। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट दिया, कौन सा माइनर प्रोडक्ट दिया, उसी को पता लगाने के लिए जो भी रूल्स दिए गए थे उसी को बोलते हैं क्या, सर्जप रूल बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू रूल, मतलब कि सर्जप रूल के अकॉर्डिंग दैट प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मतलब कि वह प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर क्या होंगे,
होंगे दो, मतलब कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। देख सकते हैं इधर भी साइड सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इसके जगह पे कोई चीज़ें आके ऐड हो सकती हैं। इधर साइड से भी अगर एक हाइड्रोजन निकाल दे तो इसके जगह पे कोई भी चीज़ें आके ऐड हो सकती है। तो इधर दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। लेकिन जो यहाँ पे है कि इधर साइड से एक हाइड्रोजन को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसकी बैलेंस ही बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, इसके जगह पे कोई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे माइनर बोलेंगे, माइनर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसके अंदर देख सकते हैं दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, दो साइड से कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई, इसको देख करके लिख सकते हैं आप। अब देख लीजिए यहाँ पे एविडेंस भी लिखा गया है, ठीक है। तो हमारे एविडेंस क्या है, मतलब इस रूल का क्या एविडेंस है, हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट आउटकम ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में भी आपने पढ़ रहे थे, तो कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, तो हम इस सर्जक रूल के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। अब देख लीजिए अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस का मतलब समझ लेते हो। ओजोनो का मतलब हो गया, ओजोन हो गया O3 जिसको बोलते हैं, और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन हो गया। तो ओजोनोलाइसिस जो होती है एक तरीके का केमिकल रिएक्शंस होता है। जब ओजोन जो होती है, ओजोन रिएक्ट करती है हमारे एल्केन के साथ। जैसे ही एल्केन के साथ रिएक्ट करती है तो हमारा क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है वो हमारा ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक होता है तुरंत क्या बनता है, हमारा एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे हमारा एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। तो देख लीजिए एग्जांपल में, तो मैंने बोला कि हमारा ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है कि जब हमारा एल्केन रिएक्ट करता है, हमारे ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ का क्या होगा कि देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता क्या। तो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस हमारे दो वर्ड से मिलके बने होते हैं, ओजोनो प्लस लाइसिस। ओजोनो का मतलब हो गया ओजोन और लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या होने वाला, ओजोन का ब्रेक डाउन होने वाला। देखिए होता कैसे, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ओजोन होता है ये हमारा एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। अब एल्कीन के बीच में क्या होता है कि मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जब हमारा क्या होता है कि ओजोन रिएक्ट करता है हमारा एल्कीन के साथ, तो हमारा यही डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और हमारे कार्बोनिल कंपाउंड जैसे हमारे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं हम ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल समझिए, आपको सारी चीज़ें मतलब कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एल्कीन है। एल्कीन मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जैसे इनका रिएक्शंस होता है, किसके साथ होता है, ओजोन के साथ होता है। जैसे ओजोन के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और हमारा बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। और इसी पूरे रिएक्शंस को क्या बोल देते हैं, ओजोनोलाइसिस बोल देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख दिया कि जो हमारा एथीन है, जो एक तरीके का एल्कीन है, इसका रिएक्शन करवा दिया, ओजोन के साथ करवा दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो डबल बॉन्ड रहते हैं वो हमारे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। और ब्रेक होंगे मतलब कि जो C और C था, मतलब एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, CH2 यहाँ पे लगा दिया, O3 मतलब 1 2 3 मतलब कि O3 ऐड हो गए। तो इस ए हमारा बना लिया क्या, ओजोनाइड बना दिया, ओजोनाइड बनाएगा। अब इसका रिएक्शन क्या करवाते हैं, जिंक से और वाटर से करवा देते, तुरंत हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। और ये फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है एक तरीके का हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो वही मैंने बोला कि ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है कि जब हम ओजोन का रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन के साथ, तो हमारा एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमारा कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, उसी को बोलते हैं हम ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए बात करेंगे, पूछा गया अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन के बारे में, मतलब कि एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता क्या है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। एडिशन का मतलब होता है कि ऐड होना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन हमारे ऐड करने वाले। तो यहाँ पे देख लीजिए होता क्या, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक तरीके का क्या हो गया, हमारे एल्कीन हो गए, ए हमारे क्या हो गए, एल्कीन हो गए। अब इस एल्कीन का रिएक्शन करवा देते हैं हम HBr से करवा देते हैं। अब जैसे ही HBr से करवाते हैं तो अब आपको पता है कि जो हमारे HBr होते हैं हमारे दो चीज़ों से बने होते हैं, H प्लस से बने होते हैं और यहाँ पे Br से बने होते हैं, Br निगेटिव से बने होते हैं। तो ये हमारा जो Br निगेटिव होता है, जो हमारा एक तरीके का क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसी पे जा करके इसी कार्बन पे अटैच करेगा, इसी कार्बन पे क्या करेगा, अटैच करेगा, अटैक करेगा। अब जैसे इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे बन जाता है क्या,
CH3 बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है, CH2 बन जाता है और इससे जाकर के Br हमारा अटैच कर जाता है। मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड होता है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारा जो Br निगेटिव था ये जाकर के हमारा यहाँ पे ऐड कर जाएगा, तो हमारा बन जाएगा क्या, मेथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। और इसी रिएक्शंस को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। यहाँ पे पूछा गया जो हमारे मार्कोनिस रूल्स होते हैं और जो एंटी मार्कोनिस रूल्स होते हैं उनका क्या मैकेनिज्म होता है, उसको उसमें एक सूटेबल एग्जांपल के साथ आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने और 10 नंबर में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इस यूनिट का क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं पहले मार्कोनिस ओरिएंटेशन होता क्या है, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे जैसे सारी चीज़ें मैं बताऊँगा वैसे वैसे आप ईजी लैंग्वेज में आराम से लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला पॉइंट लिखा गया, दिस रूल्स गिवन बाय द रशियन केमिस्ट मार्कोनिफ। मतलब कि हमारा जो मार्कोनिफ ओरिएंटेशन जो रूल्स होता है यह हमारे मार्कोनिफ जो एक तरीके के रशियन केमिस्ट थे, इन्होंने इसको दिया था। आप देख लीजिए आगे ने इन्होंने क्या कहा था, मार्कोनिफ ओरिएंटेशन इज ए प्रिंसिपल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डिस्क्राइब हाउ हाइड्रोजन हैलाइड्स एड्स इन एल्कीन। मतलब कि इसमें जो ए बताया गया था मार्कोनिफ ओरिएंटेशन में, ए बताया गया कि हमारे जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं ये हमारे एल्कीन्स में ऐड कैसे होते हैं, इसको डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है। अब देख लीजिए इनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें बताई गई थी। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वही चीज़ें लिखिएगा। आप देख लीजिए, इसको थोड़ा देख लीजिएगा जो पहला यहाँ पे मैंने लिखा, लेकिन जो दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा गया कि ये रूल्स क्या कहता है। इन्होंने इस रूल्स में बताया गया था, मार्कोनिफ साहब ने रूल्स में बताया गया था, इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसी को आपको एग्जाम में लिख के भी आना है और मैं बड़े ईजी तरीके से बताऊंगा। अब देख लीजिए मैं यहाँ पे मार्कोनिफ रूल्स के बारे में अच्छे तरीके से बना के लिख दिया हूँ। अगर आप मार्कोनिफ समझ जाते हैं, एंटी मार्कोनिफ आपके लिए इजी हो जाएगा। देख लीजिए इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने बोला कि हमारे जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, ये हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं हमारे जो एल्कीन्स होती है, एल्कीन में उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाके अटैच करते हैं जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए हमारे एल्कीन है, अब इस एल्कीन में डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हमारे जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसी वाले कार्बन से अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो देख सकते हैं इसमें जो है हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो इसी वाले पार्ट से जाकर के हमारे हाइड्रोजन इस तरीके से, मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इन्होंने बोला कि जो हमारा निगेटिव वाला पार्ट होता है यह हमारा जो होता है हमारा उस एल्कीन के उस वाले कार्बन से अटैच होता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहाँ पे ज्यादा था, पॉजिटिव वाला जुड़ गया। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या कम है तो निगेटिव वाला पार्ट आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, मार्कोनिफ्स रूल्स बोलते हैं। समझिए सारी चीजें, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी भी गई हैं। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब कि जो हमारा मार्कोनिफ्स जो रूल्स होता है ये हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए होता है। तो इसमें लिखा गया जो हमारे पॉजिटिव पार्ट होता है हमारे रीजेंट का, ठीक है, हमारे रीजेंट का जो होता है पॉजिटिव पार्ट, मतलब कि जो हमारे हाइड्रोजन हैलाइड का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वह हमारा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाके अटैच होता है जहां पे हमारे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैंने बोला कि हमारा पॉजिटिव पार्ट जो होता है उसी के पास अटैच होगा जहां पे कार्बन हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो हमारा निगेटिव पार्ट होगा हमारे हाइड्रोजन हैलाइड का, उस वाले मतलब कि कार्बन से अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो बस इसी को आपको अच्छे तरीके से रट लेना। अगर आप रट नहीं पा रहे हैं तो इस तरीके से आप बना के इसको फ्लो चार्ट में आराम से लिख सकते हैं। पूरा हमारा रूल्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लीजिए मैं पीछे इसी तरीके से बना करके लिख भी दिया हूं। जैसे मान लीजिए मेरा एग्जांपल है, मान लीजिए मेरे पास क्या अनसिमेट्रिक एल्कीन्स है। अब ये हमारा जो होता है मार्कोनिफ जो रूल्स होता है हमारा अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के लिए होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारे मान लीजिए यह हाइड्रोजन हैलाइड है, तो हमारा मार्कोनिफ्स रूल से ये बताता है कि जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड होता है यह हमारे एल्कीन्स के किस वाले पार्ट से जाके अटैच करता है, ये डिस्क्राइब करने का काम हमारा मार्कोनिफ्स रूल्स करता है। अब देख लीजिए जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड होता है यह हमारा मतलब पॉजिटिव पार्ट और निगेटिव पार्ट से हमारा मिलके बना होता है। पॉजिटिव पार्ट वाला हमारा पॉजिटिव पार्ट जो होता है उसी कार्बन से अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, हम उसी को देंगे देखेंगे जहां पे हमारे क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो हमारा पॉजिटिव वाला यहाँ से जुड़ जाएगा और हमारा जो निगेटिव पार्ट रहेगा हमारे हाइड्रोजन हैलाइड का वो हमारा उस जगह अटैच होगा जहां पे हमारा डबल बॉन्ड होगा, और उस डबल बॉन्ड से जो हमारा कार्बन अटैच रहेगा उससे हमारा जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा उसके
उसकी संख्या वहां पे कम रहेगी, उसी से जाकर के हमारा क्या होगा कि हमारा जो Br नेगेटिव है यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे बन जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी देखने वाले हैं, डिटेल में समझने वाली सारी चीजें, तो आप बने रहिए, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं Br जाके हमारा यहाँ पे अटैच हो गया, तो Br हमने ऐड कर दिया और हमारा जो मतलब कि CS था, ये मतलब कि एक हाइड्रोजन जाके ऐड कर दिया तो CS3 बन गया। तो इस तरीके से सारी चीजें ऐड हो जाती है। तो वही सारी चीजें मैंने लिख दिया कि हमारा जो पॉजिटिव पार्ट होता है हमारे हाइड्रोजन हैलाइड का, वह हमारा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच रहता है जहां पे हमारा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, और नेगेटिव पार्ट वाला हमारा जो रीजेंट का होता है मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड का, उस वाले कार्बन से अटैच होता है जहां पे हमारे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो ऐसे आप बना करके एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब देख लीजिए, बात करेंगे इसके मैकेनिज्म के बारे में, मतलब कि कैसे कैसे सारी चीजें ऐड होती हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप आता है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। सबसे पहले जो हमारा हाइड्रोजन हैलाइड होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे जो बॉन्ड रहता है, ये बॉन्ड हमारा चला जाता है Br के ऊपर चला जाता है, तो इसमें आ जाता है Br नेगेटिव आ जाता है, और इससे हमारा जाता है मतलब कि इससे H पॉजिटिव आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हमारे बन गए। अब क्या होता है कि हमारा जो दूसरी चीज रहती है जिसको हम बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं, ये तो हमारे पास जो रीजन था वो है, यहाँ पे हमारा जो है एल्कीन था, अनसिमेट्रिक एल्कीन। अब इसमें क्या होता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसमें क्या होगा कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये हमारा यहाँ से रिमूव होगा। क्यों रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आकर के यहाँ पे ऐड होगा। अब जैसे यहाँ पे ऐड होता है तुरंत क्या बना लेता है, CH3 बना लेगा। यहाँ पे CH हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे की जो डबल बॉन्ड है ये हमारा हट जाएगा, इसकी बैलेंसी पूरी नहीं रहेगी, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब देख लीजिए, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना था ये तो हमारा ऐड हो गया इसके साथ। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन उसी जगह पे ऐड हुआ जहां पे हमारा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी, उस वाले कार्बन से जिससे हमारा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा जुड़ी थी, तो उसी से जाकर के हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब देख लीजिए, जो हमारा Br होता है हमारा उसी जगह पे अटैच होगा जहां पे हमारा डबल बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच रहता है और उससे जो हाइड्रोजन अटैच रहता है उसकी संख्या वहां पे क्या रहती है, कम रहती है। उससे जाकर के हमारा जो Br है ये हमारा ऐड हो जाता है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देख करके आराम से इसको एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद हो जाएंगे। अब देख लीजिए, उसी तरीके से आ जाता है हमारा एंटी मार्कोनिफ आ जाता है। एंटी मार्कोनिफ मतलब कि जो मार्कोनिफ रूल्स का उल्टा होता है उसी को बोलते हैं हम क्या, एंटी मार्कोनिफ बोलते हैं। और इसको भी जो होता है हमारे कौन दिए थे, हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मार्कोनिफ था, मार्कोनिफ साहब ने इसको भी दिया था, लेकिन इसको बोलते क्या, एंटी मार्कोनिफ ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या होता है कि इसको एग्जांपल से आपको समझा देते हैं सारी चीजें। उसमें क्या होता था कि जो हमारे मार्कोनिफ में था कि हमारा जो पॉजिटिव वाला पार्ट था हमारे उस वाले कार्बन से जाके अटैच होता था जहां पे क्या होते थे, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती थी। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा उल्टा होगा, हमारे पॉजिटिव वाले जो होते हैं उस वाले कार्बन से अटैच होते हैं जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, उससे जाके अटैच होंगे। और निगेटिव वाले पार्ट हमारे उस वाले मतलब कि कार्बन से अटैच होंगे, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होंगे जहां पे कार्बन की संख्या क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है। तो इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब देख लीजिए, वही लिखा गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एल्कीन है। अब एल्कीन में जो हमारे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसमें जो हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है, जो निगेटिव पार्ट होता है, मतलब कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसी वाले पार्ट से अटैच होगा, उसी मतलब कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होगा जहां पे हमारी हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी, मतलब कि उसका उल्टा होगा। तो ये वाला हमारा जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जो हमारा Br नेगेटिव है, मतलब कि उस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच रहेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे कम था तो हमारा H पॉजिटिव चलाएगा, और जहां पे हमारा ज्यादा था वहां पे हमारा Br नेगेटिव चलाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा बन गया। ठीक है, सारी चीजें हमारी हो गई। ठीक है, वही सारी चीजें लिखी गई कि जो हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है, हमारे रीजेंट का पॉजिटिव पार्ट होता है, या वह हमारा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच रहेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम रहती है। और हमारा जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है हमारे हाइड्रोजन हैलाइड का, हमारे उस वाले कार्बन से अटैच होता है जहां पे क्या होता है कि हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। समझ गए सारी चीजें। अब देख लीजिए, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे जो पेरोक्साइड डिसोसिएशन होगा। ठीक है, पेरोक्साइड डिसोसिएशन मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, मतलब जो पेरोक्साइड होते हैं इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं अटैक ऑन Br, मतलब कि जो HBr होता है इसके ऊपर हमारे क्या करेंगे, अटैक करेंगे।
अटैक करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा ROH बन जाता है, मतलब कि ये वाला हमारा जाकर के यहाँ पे ऐड हो जाता है, Br हमारा यहाँ पे इस तरीके से फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल जाता है। अब देख लीजिए हमारे थर्ड स्टेप में क्या हो जाता है कि यहाँ पे लिखा गया है जो हमारे ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स होते हैं वह हमारे अटैक्स ऑन द एल्कीन, मतलब कि ये क्या करेंगे एल्कीन्स के उस वाले कार्बन पे अटैच करेंगे जहां पे क्या होता है कि हाइड्रोजन की संख्या कम रहती है, तो वहां यहाँ पे जाकर के अटैच करेंगे और ये क्या करेगा हमारा देगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स देता है इस तरीके से। अब देख लीजिए चौथे स्टेप में क्या होता है कि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल्स 2 डिग्री रिएक्ट विद द HBr टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। अब क्या करेगा कि जो हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स होता है ये हमारे HBr के साथ रिएक्ट करेगा और HBr के साथ जैसे रिएक्ट करता है तो ये हमारा क्या बनाता है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे HBr जो होता है फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ी रट लीजिएगा, सारी चीजें इजी हैं, आप थोड़ा समझिएगा आपको याद हो जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कई बार पूछे गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होगा लविंग, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करें, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो या आप ऐसे भी बता सकते हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब देख लीजिए दूसरा आ जाता है न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, मींस कि जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल लिख दीजिएगा, I हो गया, Cl माइनस हो गया, Br नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।